तालिबान सरकार के 5 साल कैसे रहे? क्या बेहाल था या बेमिसाल था? आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ तालिबान की लड़ाई हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज मैं आपके सामने एक बेहद दिलचस्प मुद्दा लेकर आया हूं और वो मामला है अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 साल। सोचिए, किसने यकीन किया था कि तालिबान अफगानिस्तान में 5 साल तक बिना किसी रुकावट के शासन कर लेंगे। किसे यकीन था कि तालिबान सरकार बहुत ही आराम से बिना किसी गतिरोध के आपस में लड़े मड़े कटे बगैर अफगानिस्तान की सत्ता को संभाल लेगी। लेकिन वो सब कुछ हुआ आखिर कैसे? कौन है वो लोग? कैसे उन्होंने सत्ता चलाई और उनका अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ कैसा संबंध है? दुनिया उसे किस रूप में अब देख रही है? इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं आज हाजिर हूं। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया और उस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति अशरफ गनी को काबुल छोड़कर विदेश भागना पड़ा था और तब से लेकर लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा था कि तालिबान अफगानिस्तान में रूल कर पाएंगे या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उनके धड़ों के बीच में आपस में फूट आएगी? लेकिन आज जब मैं 15 अगस्त 2021 की वो बात कह रहा हूं आपसे, तो सबसे पहले याद करिए उस दिन का मंजर जब काबुल में तालिबान की एंट्री होती है और लगभग 20 साल तक जो अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में जमी हुई थी, लगातार बमबारी कर रही थी, हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, उस अमेरिकी फौज को $8 बिलियन के अपने हथियार छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा था। याद करिए काबुल एयरपोर्ट का वो मंजर जब उस वक्त हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर आए थे और प्लेन में किस तरह से चढ़ गए थे। बल्कि बहुत सारे लोग तो उस वक्त जो उस एयरपोर्ट से जाने वाले प्लेन के, अगर आपको कहूँ तो पहिए से लेकर पंखे तक सब पर लटके हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि पता नहीं तालिबान ने अब काबुल पर कब्जा जमाया है तो अब क्या होगा। लेकिन आज 5 साल बाद जब पलट कर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि तालिबान सरकार ने 5 साल में अफगानिस्तान में सबसे पहले एक सुरक्षा दी, स्थिरता दिया और जो दशकों से जो गृह युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया। ये उस तालिबान शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए तालिबान के प्रमुख अखुंदजादा साहब बधाई के पात्र हैं। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिरकार जब वो सरकार बनी तो उनके सामने चुनौती कैसी थी और क्या उस चुनौती में वो कामयाब हुए, क्योंकि उसी के आधार पर आप इस बात का परीक्षण कर पाएंगे कि तालिबान सरकार के 5 साल कैसे रहे। क्या बेहाल था या बेमिसाल था? तालिबान सरकार के इस 5 साल की उपलब्धियों को समझने के लिए हमें पहले उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि तालिबान सरकार में सत्ता किस रूप में स्थापित की गई है। तो देखिए, नॉर्मली जो पश्चिमी देशों का मॉडल है जो दुनिया के अधिकांश देशों में दिखाई सुनाई देता है, जिसके तहत एक राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं या फिर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह वगैरह, उस डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से तालिबान की सरकार नहीं बनाई गई थी। बल्कि तालिबान की सरकार कमोबेश अगर मैं कहूँ तो बहुत हद तक उनका मॉडल ईरानियन मॉडल था, ईरानियन मॉडल से थोड़ा प्रभावित। हालांकि चूंकि ईरानियन मॉडल पिछले 47-48 साल में जिस तरीके से चला है, उसने अपनी एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रमाण दिया है कि वो किस सफलता के साथ चल रहा है। लेकिन बहुत हद तक उसका मिक्सर था तालिबान सरकार में भी। वो इसलिए क्योंकि तालिबान सरकार में प्राइम मिनिस्टर तो मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया, जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब बने, मुत्ताकी साहब को विदेश मंत्री बनाया गया, सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया और मोहम्मद याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, तालिबान लीडर मोहम्मद मुल्ला उमर के बेटे हैं, उनको रक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं जिन लोगों का आपको नाम कह रहा हूं 2021 से पहले तक वो अमेरिका के लिस्ट में दुनिया के सबसे खूंखार टेररिस्ट कहे जाते थे। लेकिन जब उन्हें अफगानिस्तान की बागडोर मिली तो पिछले 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने अपने देश में सत्ता संभाली, स्थिरता लाने की कोशिश की, शांति लाने की कोशिश की,
जो लोग पहले बंदूक के सहारे शासन कर रहे थे, उन लोगों ने कोशिश की कि अपने मुल्क में अमेरिका के जाने के बाद जो अस्थिरता आई है उसको नियंत्रित किया जाए और पूरे अफ़गानिस्तान में एक शांतिपूर्ण शासन की स्थापना की जाए। उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हुए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप उसे क्लीन चिट हर मामले में नहीं दे सकते। मसलन कि ज़्यादातर मुल्कों में से जो आवाज़ उठती है तालिबान सत्ता के ख़िलाफ़, वो ये कि चूँकि तालिबान सत्ता इस्लामिक अमीरात के फ़िलॉसफी पर आधारित है और इस्लामी शासन के नाम पर वो महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियां उन्होंने कर रखी है। बल्कि यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि अफ़गानिस्तान में महिलाएं कई कई महीने घर से नहीं निकलती है। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि बहुत सारी बातें प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा होती है और बहुत सारी बातें हकीकत से दूर। मैं ये नहीं कहता कि तालिबान शासन एक आदर्श मॉडल है, लेकिन जिस अफ़गानिस्तान में 20 साल में केवल बमबारी हुई थी, जिस अफ़गानिस्तान में 20 साल में केवल निर्दोष लोगों को टारगेट करके मारा गया था, अफ़गानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फ़ौज के वो तमाम स्ट्राइक, और जिसमें अमेरिकी फ़ौज के साथ साथ उस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सरकार में जो अफ़गान सेना थी, जो अमेरिकी फ़ौज के इशारे पर काम कर रही थी, इन सब ने अलग अलग गुटों के साथ जो पावर स्ट्रगल में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। इसका अंत होना ज़रूरी था और वो अंत हुआ जब 15 अगस्त 2021 को काबुल में तालिबान पहुंचा और अमेरिकी फ़ौज को भागना पड़ा। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि 15 अगस्त 2021 की वो तारीख दरअसल अमेरिका के सीने पर सबसे बड़ा घाव है, जिसने उस सुपर पावर की इमेज को तहस नहस कर दिया, जिसने बताया कि केवल वियतनाम ही नहीं बल्कि तालिबान जैसे सशस्त्र गुट भी अमेरिकी फ़ौज को न केवल घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, बल्कि दुम दबाकर भागने को भी विवश कर सकती है। और वही हुआ जब तालिबान गुट ने अब काबुल पर कब्जा किया और अफ़गानिस्तान में मौजूद अमेरिकियों को भागना पड़ा। ये अलग बात है कि फिर कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिकी सेना ईरान से लड़ने गई, तो आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग में अमेरिका का क्या हाल हुआ है। लेकिन तालिबान सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक गुट ने, बल्कि एक मुल्क ने भी नहीं, क्योंकि ईरान तो प्रॉपर एक देश है, उसके पास IRGC जैसी एक प्रोफेशनल आर्मी है, जिसके पास मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और बहुत सारे हाई सोफिस्टिकेटेड वेपन है। लेकिन तालिबानियों के पास जो सबसे बड़ी बात थी वो था हिम्मत, वो था जोश, वो था सपना कि एक दिन वो अफ़गानिस्तान पर रूल करेंगे, फिर से रूल करेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। और इसके लिए तालिबान ग्रुप जो है वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने किस तरह से उस लड़ाई को, सशस्त्र संघर्ष में जीत हासिल की, और जब मौका मिला सरकार बनाने की तो फिर उन्होंने किस तरीके से खुद को बदला। तो मैं आज आपको यही बताना चाह रहा था कि उन्होंने खुद को किस तरीके से बदला। यानी कि जब वो सरकार में बने तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर ईरान से मिलता जुलता बनाया, जिसमें सुप्रीम लीडर जो है वो तालिबान के जो सर्वोच्च नेता हैं अखुंदजादा साहब, वो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। उनको कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम लीडर है और वो हर महत्वपूर्ण मामले में उनका फैसला अंतिम होता है। और वो काबुल में नहीं रहते, कांधार में उनका बेस बताया जाता है और वो बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस उनकी होती है। और अखुंदजादा साहब बेसिकली आप कहें तो मुख्य तौर पर तालिबान सरकार की जो कोर पॉलिसी है उसको वो अगर आप कहें तो मार्ग निर्देशन करते हैं। फिर आता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद हसन अखुंद, उनके नेतृत्व में काबुल में सरकार बनी हुई है और उस सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख हैं। और आपको याद होगा कि ये सब एक ज़माने में अमेरिका के टेररिस्ट लिस्ट में थे, लेकिन आज वो गृह मंत्री हैं वहाँ पर। उसी तरह से आमिर खान मुत्ताकी साहब विदेश मंत्री हैं, और पिछले साल जब वो भारत आए थे तो इस विज़िट ने दरअसल पूरी दुनिया में तालिबान सरकार के विदेश नीति को लेकर जो है सो सुगबुगाहट तेज हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान सरकार ने एक एक करके अपनी विदेश नीति में बहुत ही सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखा। परिणाम उसका ये हुआ कि वो सच को सच पहचान पाए कि जो पाकिस्तान तालिबान को अपनी बापौती समझता था, जो पाकिस्तान तालिबान को एक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, उनके प्रति तालिबान का मोह भंग हुआ। ये अलग बात है कि आज की तारीख में हमारे बहुत से दर्शक जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं
उन्हें कई बार लगता है कि मैं पाकिस्तान को लेकर ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही देखिए कि वही तालिबान आज पाकिस्तान से मोहभंग क्यों हो गया। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह यह है कि भारत ने मदद देनी शुरू कर दी, बल्कि उसकी वजह यह है कि कहीं कोई गड़बड़ तो पाकिस्तानी तौर तरीके में था ही। और तालिबान को भी ये समझ में आया कि अगर सरकार में आपको एक स्थिर सरकार देनी है, एक व्यवस्थित सरकार देनी है, तो पाकिस्तानी मॉडल में नहीं चल सकता। क्योंकि पाकिस्तान का आप उदाहरण देख लीजिए कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो सरकार चलाने के तौर तरीके थे, उसकी वजह थी कि वो कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट अपने देश में, पूर्णकालिक गवर्नमेंट नहीं दे पाए। जबकि उसकी तुलना में आप देखिए तो तालिबान सरकार ने 5 साल में क्या किया। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि ये बात सही है कि तालिबान सरकार की जो सबसे बड़ी आलोचना होती है वो होती है सिविल राइट्स को लेकर, और ख़ास करके महिलाओं के प्रति तालिबान सरकार के रवैये को लेकर। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि 20 साल पहले के तालिबान और अब के तालिबान में बहुत अंतर है। ये थोड़े मॉडरेट हैं, या फिर कम से कम वो सार्वजनिक तौर पर वैसा करते हुए दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर उस मसले को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो अफ़गानिस्तान बहुत बुरी तरह से लगातार सशस्त्र संघर्ष में फंसा हुआ था, वहाँ पर तालिबान सरकार ने स्टेबिलिटी ला कर दी, शांति दी, स्थिरता दी, और वो उनकी सबसे बड़ी जीत है। जो दूसरी बात है कि उन्होंने धीरे धीरे अफ़गानिस्तान की सीमा से बाहर निकलकर दूसरे मुल्कों के साथ बहुत ही रैशनल तरीके से संबंध बनाया। रैशनल तरीका इसलिए क्योंकि उन्हें जब पाकिस्तान से डील करना था तो उन्हें पता था कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, और फिर वो पाकिस्तान के साथ उसी हिसाब से चल रहे हैं। और उसी का परिणाम आप देखिए कि आज की तारीख में जब तालिबान पाकिस्तान की जी हजूरी करने को तैयार नहीं है, तो डूरन लाइन के नाम पर किस तरह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार संघर्ष देखने को सीमा पर मिल रहा है। तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति है जिसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन सबको सरप्राइज हुआ जब तालिबान का भारत के साथ रिश्ते को लेकर जो डेवलपमेंट देखने को मिला। जब पिछले साल आमिर खान मुत्ताकी साहब दिल्ली आए थे, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उसके बाद उन्होंने जब हम लोगों से बातचीत की थी, हालांकि उसमें भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ था कि जब भारत की महिला पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इस बात को माना, और फिर उसी हिसाब से वो हम भारत में मौजूद हम सब जो पत्रकार थे, तो वहाँ पर महिला पत्रकारों के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की। तो ये बताता है कि तालिबान कैसे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है। भारत सरकार ने भी तालिबान के साथ अपने इंगेजमेंट को लेकर जो अप्रोच किया है उसमें यही है कि जब अगस्त 2021 में तालिबान की सरकार बनी तो हमने आधिकारिक तौर पर मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हमें इनके साथ इंगेजमेंट को बढ़ाना है। वो इसलिए भी क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत शुरू से ये बात मानता है कि किस मुल्क में किसकी सरकार होगी ये वहाँ के लोग तय करेंगे, कोई फॉरेन पावर नहीं तय करेगा। और उसी प्रिंसिपल के तहत जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली तो हम उनके साथ बात कर रहे हैं, हम उनके साथ इंगेज हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में मान लीजिए अब शेख हसीना नहीं है, तारिक रहमान है, तो हम तारिक रहमान साहब के साथ बात कर रहे हैं। जब म्यांमार में अभी जो सैनिक शासन है हम उनके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे उस देश की जनता को तय करना होगा कि उनके यहाँ की सरकार कौन होगी। तो खैर तालिबान के साथ भारत ने न सिर्फ अपना इंगेजमेंट बढ़ाया बल्कि हम अभी 150 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दे रहे हैं, मानवीय मदद कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो चाहे कोरोना का काल हो, वहाँ पर वैक्सीन पहुँचाने की बात हो, या समय समय पर दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ और दूसरी जो मानव राहत से जुड़े हुए कामकाज हैं, सामान है, वो भारत सरकार पहुँचा रही है। इस तरीके से हमने दरअसल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के चाहे लोग हों या अफ़गानिस्तान के पावर कॉरिडोर के लोग हों या अफ़गानिस्तान के सत्ता के लोग हों, चाहे उन्हें इलाज कराने के लिए अगर भारत आता है तो भारत दिल खोल कर उसका स्वागत करता है। तो इस तरीके से हमने अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ अपना इंगेजमेंट को बढ़ाया है, जो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही रैशनल और समझदारी बड़ा फैसला है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सबसे पहले तालिबान शासन को जो वैश्विक तौर पर मान्यता मिली है वो रूस से मिली है। तो रूस लगातार तालिबान के साथ इंगेज रहा है और उन्होंने सबसे पहले आधिकारिक मान्यता भी दी है। उसी तरह से चीन भी तालिबान के साथ लगातार इंगेज रहा है। तो अब आप सोचिए, चीन तालिबान के साथ अच्छा संबंध रखे हुए है, रूस तालिबान के साथ अच्छा संबंध रखे हुए है, लेकिन तालिबान का रिश्ता
पाकिस्तान के साथ कैसा है, तो वहाँ लड़ाई हो रही है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ तालिबान की लड़ाई हो रही है, बाकी किसी के साथ नहीं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ पॉजिटिव तरीके से संबंध दोनों साइड ने आगे बढ़ाया है। ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसके बावजूद कि तालिबान में भी अलग अलग गुट थे, उन सब गुट के बीच में भी मतभेद थे, लेकिन उन लोगों ने अपने उस मतभेद को मनभेद बनने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो आपस में गैंग वॉर करते रहे। और ये मुझे तालिबान सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि दिखाई देती है। पहली उपलब्धि मैंने आपको बताया कि पिछले 20 साल से जो वहाँ लड़ाई, बमबारी, मार काट सब चल रही थी, उसको ख़त्म करके, वो गृहयुद्ध ख़त्म करके जिस तरह से तालिबान सत्ता ने काबुल से लेकर और कांधार और हेरात और तमाम दूर दूर के प्रांतों पर भी अपने शासन को स्थापित किया, ये उनकी पहली उपलब्धि थी कि गवर्नेंस ला कर दिया। जो दूसरी बड़ी उपलब्धि उनकी थी वो उपलब्धि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो दूसरे मुल्कों के साथ उन्होंने रैशनल तरीके से अपने संबंध को स्थापित करने की कोशिश की। और जो तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि तालिबान के अलग अलग गुटों में जो आपस में मतभेद था, उस मतभेद को उन्होंने साइड किया और सब ने मिलकर इस देश के लिए, अपने लोगों के खातिर ये आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझे लगता है कि 5 साल में अफगानिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ तक पहुँच पाना ये कम बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज तालिबान की तारीफ़ के कसीदे क्यों कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी मुल्क में सत्ता कौन होगी ये उस मुल्क की जनता तय करेगी, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी नीयत क्या है। तो एक बात तो साफ तौर पर है कि अभी तक जो वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, और तालिबान सरकार इसके लिए वाजिब हक रखती है। जो दूसरी बात आती है कि अब इसके आगे क्या। हाँ, अगर उसके आगे उन्होंने दुनिया के हिसाब से थोड़े और वो उदारवादी चेहरे के साथ आए, थोड़ा उन्होंने अपने अप्रोच को और बेहतर किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तालिबान शासन के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ बात की थी और आमने सामने बैठकर बात की थी। तो उसी तरह से अगर अफ़गानिस्तान की महिलाओं को, अफ़गानिस्तान की लड़कियों को भी उनका हक मिल सके, उनको शिक्षा में, आर्थिक मामलों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, तो मुझे लगता है कि तालिबान सरकार के नेक्स्ट 5 ईयर में अगर वो ऐसा कर पाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उनको इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि उससे उनकी इमेज दुनिया भर में बेहतर होगी। वहीं दूसरी तरफ है, आप ये देखिए कि उन्होंने अमेरिका के साथ लगातार दूरी बनाए रखी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अमेरिकी सेना ने जो $8 बिलियन के हथियार रखे थे उसे वो अब खुद जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई बार तो वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक वाकई में दिलचस्प बात है। लेकिन खैर, युद्ध से अलग अच्छी बात यह है कि तालिबान शासन ने जिस तरह से 5 साल में सत्ता को आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए है और उन्हें इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान शासन का जो अगला 5 साल होगा वो अफ़गान लोगों के लिए और बेहतरी लाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।